आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो देखो, अभी यहाँ पर सबको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जो आंसर की है वो आउट हुई है। तो जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर जो जीके का पेपर है उसको हम कंप्लीटली यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि सवाल कहाँ से आए हैं और आगे आने वाले यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल की या एसएससी एमटीएस जो कि हमारा मेन टारगेट है ना, हम जनरली यहाँ पर इसको एम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम इस वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आप लोगों की यहाँ पर जो एसएससी स्टेनो 2025 की जो आंसर की है उसके अंदर कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं और किस किस तरीके से यहाँ पर आगे सवाल आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। यहाँ पर पूरा ब्रेक डाउन करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी सवाल छूट ना जाए। ठीक है, तो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर आपको पूरा जीके का यहाँ पर जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अभी जो है एग्जाम्स एसएससी वो अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछ सकती है सारे के सारे सवाल, उसको हम समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और किस लेवल के पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे थे। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का ये पहला सवाल है जो हम उठा रहे हैं जीके का। अब देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं और काफ़ी हाई लेवल के सवाल भी पूछे गए हैं, बोलना पड़ेगा, ये बात सच है। और अगर मैं देखो बात करूँ यहाँ पर, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर जो भी सवाल है ना, इनको हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि आगे आने वाली शिफ्ट्स के अंदर वो क्या क्या पूछ सकते हैं, वो भी समझ लेंगे। ठीक है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर बने रहना, सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना। हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अब देखो यार, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो देखो, इन लोगों ने जो आदित्य L1 मिशन जिसकी मैंने बात करी थी कि यहाँ से सवाल आए हैं, तो ये है पहला सवाल जो कि आदित्य L1 मिशन के ऊपर है। अब देखो, ये एक ऐसा मिशन है जो कि इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो तो आप लोगों को पता ही होगा इसरो क्या है, ठीक है। अब इसरो ने लॉन्च किया था और इसरो जो है उसने यहाँ पर ये सोलर मिशन मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि इसको सन जो है ना, हमारा जो सूरज है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि यार ये जो हमारा सन है ना, उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है और ये है यहाँ पर सन। ठीक है, तो जो सन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर जो इसरो है उसने आदित्य L1 मिशन यहाँ पे लॉन्च किया। अब ऑब्जर्व कैसे करेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर स्पेस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो L1 है, L1 का यहाँ पर मतलब क्या है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब इन लोगों ने यहाँ पर पेलोड्स पूछ लिए आप लोगों से, पेलोड्स होते हैं वो चीज़ें जो कि आप लोगों के कोई भी यहाँ पर स्पेस मिशन होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्पेस के अंदर भेजी जाती है, तो वहाँ पर उसके साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें अटैच होकर जाती हैं, उसके साथ जो जुड़कर जाती हैं, है ना, जो स्पेस के अंदर पहुँचनी ज़रूरी है ना, ताकि मिशन सक्सेसफुल हो पाए, उनको हम बोलते हैं पेलोड्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्पेस के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने दो चीज़ों का पूछा है कि आदित्य L1 मिशन के अंदर कि एक तो बताओ कि यार ये जो सूट है, जो यहाँ पर एक पेलोड है आदित्य L1 मिशन का, उसकी पूरी डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल दिया कि ये जो सोलेक्स है, जो कि यहाँ पर आदित्य L1 मिशन का यहाँ पर एक और पेलोड है, मतलब जो स्पेस के अंदर गया है इस मिशन के अंदर साथ में, है ना, तो वो बताओ कि भाई ये जो है उसकी डेफिनेशन क्या वो सही है। मतलब इन दोनों के बारे में यहाँ पर पूछ लिया, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि बताओ ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, तो आपको वो बताना था। अब जवाब तो यहाँ पर ये है कि ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, कि एक है यहाँ पर सूट और एक है यहाँ पर सोलैक्स, इनको मैं यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी एक ब्रीफिंग दे दूं कि क्या क्या होता है आदित्य L1 मिशन में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, यहाँ पर जो L1 है ना, आदित्य L1 मिशन के अंदर यहाँ पर जो L1 है, L1 का यहाँ पर मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर L1 जो है उसको कहते हैं हम लैग्रेंज पॉइंट वन। ठीक है, पॉइंट वन, इसी को ही हम बोलते हैं यहाँ पर L1। अब ये है क्या एग्जैक्टली यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट वन, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक सर्टेन यहाँ पर डिस्टेंस होता है अबाउट यहाँ पर 1.5 मिलियन किलोमीटर, है ना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1.5 मिलियन किलोमीटर यहाँ पर जो है डिस्टेंस, वो होता है ना, फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। ठीक है, वहां पर उसको बोलते हैं हम यहाँ पर L1 पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सन की तरफ यहाँ पर जाना पड़ेगा 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर,
अर्थ से, और तब यहाँ पर आप स्टेशन करोगे यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो फोटो के अंदर, और तब आप यहाँ पर जो सूरज है उसको ऑब्जर्व करोगे इसके थ्रू। तो बेसिकली ये था इसका मतलब। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो क्या क्या चीज़ें आपको साथ साथ पता होनी चाहिए कि एक तो ये वाला यहाँ पर जो लॉन्च हुआ था, यहाँ पर कहाँ से लॉन्च हुआ था ये भी यहाँ पर समझो, है ना। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम, कहाँ से हुआ था ये भी आ सकता है आप लोगों से। जब इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से पेलोड्स पूछ लिए, तो ये लोग आप लोगों से यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये हुआ था लॉन्च श्रीहरिकोट से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं साथ साथ कि किसके यूज से यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था, है ना, यूजिंग PSLV-CS7, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग काफी हाई लेवल के सवाल पूछ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक से पूछ रहे हैं उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि बेसिकली ये कर क्या रहे थे, ये बेसिकली यहाँ पर सन को ऑब्जर्व करना चाह रहे थे विदाउट एक्लिप्स वाला सन, ठीक है। उसका यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अनइंटरप्टेड व्यू देखना चाह रहे थे कि यार क्या क्या चीजें हैं, उसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर इसरो ने ये लॉन्च किया है, इस बात का ध्यान रखना। और बेसिकली यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है ना इस मिशन का, वो कम से कम यहाँ पर 5 साल के लिए इन्होंने ये चीज सोची है। अब देखो, अभी आपने पीछे देखा कि जो 2 पेलोड्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ 2 पेलोड नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल 7 पेलोड है यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के अंदर, है ना। मतलब वो चीज होती हैं पेलोड जो कि मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए साथ में स्पेस के अंदर जाती हैं, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का जो मिशन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जो इन लोगों ने पूछे हैं, वो यहाँ पर ये 2 पेलोड्स हैं। कौन से हैं? एक है सूट और एक है सोलेक्स। इन्होंने इनके बारे में पूछ लिया, ठीक है। सूट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या करता है, ये जो सोलर डिस्क है उसकी यहाँ पर जो इमेजेस है वो यहाँ पर निकालता है, ठीक है। ये आपको समझ आया, और आप यहाँ पर फोटो के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो सूट है वो यहाँ पर किधर है ना। जैसे ये देखो ये लगा हुआ है, वैसे ही ये बाकी के भी यहाँ पर जैसे लगे हुए हैं, है ना, निकल कर आपको दिख रहे हैं इमेज के अंदर। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो पेलोड है वो यहाँ पर फिट होते हैं, और वैसे ही वो स्पेस के अंदर जैसे मिशन जाता है, और यहाँ पर ये लोग ये सारी चीज़ें उसके साथ यहाँ पर अटैच होकर जाती हैं ताकि मिशन सक्सेसफुल हो सके। अब देखो यहाँ पर जो सोलेक्स है इसका यहाँ पर क्या काम है। इसका बेसिकली यहाँ पर जो सॉफ्ट एक्सरे एमिशंस है ना सोलर फ्लेयर्स के, उसको ये स्टडी करता है, ठीक है। क्या करता है यहाँ पर? सॉफ्ट एक्सरे एमिशंस को स्टडी करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर HAL-1OS यहाँ पर जो आप देख सकते हो, वो यहाँ पर किसको स्टडी करता है? वो स्टडी करता है यहाँ पर हार्ड एक्सरे एमिशंस को। किसको करता है? हार्ड एक्सरे को। ये करता है सॉफ्ट को, और ये करता है यहाँ पर हार्ड को, ठीक है। और बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो VELC, MAG, PAPA और यहाँ पर SPECS, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। हो सकता है वो लोग आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लें, है ना, क्योंकि यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के बारे में पूछा गया है, ये रिलेटेड है यहाँ पर सन से। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी आप अगला सवाल देखोगे वो रिलेटेड है यहाँ पर मून से, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से भी यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। अभी आप आगे देखोगे, है ना, स्लाइड के अंदर, कि आपको यहाँ पर मून से भी एक मिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आप लोगों ने शायद उसके बारे में सुना भी होगा अगर आप पेपर पढ़ते हो तो, है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो VELC, इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। ये क्या करता है? सोलर कोरोना डायनेमिक्स को यहाँ पर स्टडी करता है, और CME को स्टडी करता है। CME क्या होता है? कोरोनल मास इजेक्शंस। और काफ़ी लोगों को पता होगा यहाँ पर जो कोरोना होता है यहाँ पर जो सन का, वो बेसिकली एक तरीके से जो बाहर का पार्ट होता है सन का, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसी की स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ पर इसका जो पूरा फुल फॉर्म देखोगे तो यहाँ पर जो C है वो यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर द कोरोना ग्राफ, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा जो VELC है वो यहाँ पर किस काम आता है। ये भी यहाँ पर दे रखा था उन लोगों ने, आपने देखा होगा सवाल के अंदर, तो काफ़ी डिटेल के अंदर वो पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो MAG है वो यहाँ पर क्या करता है? एक तरीके से यहाँ पर मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो PAPA जो आप यहाँ पर देख सकते हो पापा, वो यहाँ पर क्या करता है? वो यहाँ पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। आप यहाँ पर देखो साफ साफ, ये जो इनका फुल फॉर्म है यही आपको बता देगा कि बेसिकली यहाँ पर इनका क्या काम है। और उस अकॉर्डिंग आपके सामने है SPECS, ये यहाँ पर आखिरी पेलोड। तो ओवरऑल यहाँ पर कितने पेलोड हो गए? यहाँ पर हो गए 7 पेलोड। इनका आपको यहाँ पर एग्जैक्टली अगर ध्यान ना भी रहे तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बस रीडिंग लगानी है, ताकि अगर वहाँ पर सवाल आ जाए
तो आप कर आओ। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल आ चुका है मून से रिलेटेड, और मैंने आपको बोला था कि अभी एक सवाल यहाँ पर आदित्य L1 जो कि यहाँ पर एक सोलर मिशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा मिशन है लूपेक्स मिशन जो कि एक तरीके से मून मिशन है ना। कौन सा मिशन हुआ ये हुआ यहाँ पर मून मिशन। और आप यहाँ पर देखो फोटो के अंदर भी ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर मून बना हुआ है, और यहाँ पर है इसरो, और यहाँ पर है जैक्सा, जो कि अगर मैं बात करूं इसरो के बारे में सबको पता है यहाँ पर किस कंट्री का है, हमारे भारत का है। ठीक है, और हमें इसके ऊपर काफ़ी फक्र भी है। और यहीं अगर मैं देखो बात कर रहा हूँ जैक्सा, तो यहाँ पर ये है जापान का। कहाँ का है? जापान का है। और यहाँ पर जे से शुरू होता है ये, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि ये कहाँ का है? जापान का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोलैबोरेट एफर्ट था, एक तरीके से यहाँ पर कोलैबोरेशन था यहाँ पर इसरो और जैक्सा का, ताकि वो यहाँ पर जो लूपेक्स मिशन है उसको अंजाम दे पाए। अब देखो बेसिकली ये जो मिशन है ना, इस मिशन के अंदर क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है ये पूछा है ना। और बेसिकली यहाँ पर जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यहाँ पर जो मून के ऊपर जो पानी है उसको ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, ये इनका यहाँ पर मेजर मिशन है। और बाकी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड एज वेल, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो मेजर यहाँ पर जो मिशन है वो यही है कि यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर जो चांद है उसके ऊपर यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या दे रखे हैं कि मार्टियन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल कंपोजिशन को स्टडी करना, ये गलत हो जाता है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर सोलर फ्लेयर्स की बात हो रही है, और ये वाला यहाँ पर जो है इसके अंदर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात हो रही है, जो कि बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वाटर हंट की हम बात कर रहे हैं लूपेक्स मिशन के अंदर। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये लूनर वाटर हंट है ना, जो कि इंडिया और जापान इसको अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया का है यहाँ पर इसरो और जापान का है यहाँ पर जैक्सा। सो ये यहाँ पर इसको अंजाम दे रहे हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखो इसके अंदर यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल के अंदर वो आजकल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है ना, वो यहाँ पर कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पर जापान का H3 रॉकेट। क्या होगा? जापान का H3 रॉकेट। और यहीं अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पर जो रोवर है उसका बताओ कि भैया रोवर कौन सा होगा, तो रोवर यहाँ पर इंडिया का ही यहाँ पर रोवर होगा। ठीक है, इंडिया का रोवर होगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर जो मून का यहाँ पर जो साउथ पोल है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इंडियाज रोवर है ना। और बेसिकली ये जो रोवर होगा ये क्या करेगा? ये किसको ऑब्जर्व करेगा? ये करेगा यहाँ पर मून के साउथ पोल को। ठीक है, मून के यहाँ पर जो साउथ पोल है उसको ये ऑब्जर्व करेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल क्या पूछा गया है आप लोगों से। अगला सवाल एडवेक्शन और कन्वेक्शन के ऊपर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहला स्टेटमेंट दे रखा है द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज क्या। तो यहाँ पर जो वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ये बोल रहे हैं एडवेक्शन होता है, लेकिन बेसिकली वो एडवेक्शन नहीं, वो होता है कन्वेक्शन, है ना। सो द वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। और यहीं अगर मैं मान लो मैं बात कर रहा हूं द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कन्वेक्शन होता है, लेकिन वो कन्वेक्शन नहीं, वो होता है एडवेक्शन। तो एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया और आप लोगों से पूछ लिया। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर इसका जो जवाब है उसको इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या हो गए? गलत हो गए। अब मान लो यहीं अगर मान लो आपको एक चीज की क्लैरिटी यहाँ पर मैं दूं, तो फोटो के अंदर आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर कन्वेक्शन है आपके सामने, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर है या यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, कैसे हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है, ऊपर जा रही है ना। तो वर्टिकल आपको यहाँ पर पता होगा सबको कि वर्टिकल यहाँ पर क्या होता है? वर्टिकल होता है इस तरीके का मूवमेंट। ठीक है, और यहीं अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो होता है यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडवेक्शन है इसके अंदर क्या होता है? इस एडवेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पर एक तरीके से हॉरिजॉन्टल चलता है। ठीक है, कैसा चल रहा है? हॉरिजॉन्टल चल रहा है। और कन्वेक्शन के अंदर कैसा चल रहा है? वो चल रहा है यहाँ पे वर्टिकल, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो ये यहाँ पर मेजर डिफरेंस होता है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है कि जो एडवेक्शन है ना, उसी की वजह से जो मेजर यहाँ पर जो विंड्स होती हैं, जैसे हम यहाँ पर सुनते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो लू, तो ये जो मेजर विंड्स होती है ना, ये यहाँ पर सिर्फ एडवेक्शन की वजह से ही कॉज हो सकती हैं, है ना। वो यहाँ पर किसी वजह से कॉज हो सकती हैं, वो हो सकती है यहाँ पर सिर्फ एडवेक्शन की वजह से कॉज, क्योंकि वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना। और बेसिकली यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर जो हीट है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है इन अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एयर है वो यहाँ पर इस तरीके से चल रही है। तो जो विंड्स हैं जो यहाँ पर क्रिएट होती हैं, उनमें से यहाँ पर जो एक विंड है वो है यहाँ पर लू। तो यहाँ पर ये एकदम सही दे रखा है स्टेटमेंट 3 की जो लू विंड्स हैं वो यहाँ पर किसकी वजह से कॉज होती हैं, वो होती हैं यहाँ पर एडवेक्शन की वजह से कॉज। अब आप यहाँ पर ये चीज़ भी देखो कि जो लू विंड्स हैं वो यहाँ पर कब होती हैं। आपको पता है कि हम सुनते हैं हमारी मम्मी से कि यार बाहर जाओगे इतनी धूप में तो लू लग जाएगी, तो कब बोलती हैं वो, गर्मियों के अंदर बोलती हैं। तो ये ड्यूरिंग समर ये लू चलती है। और कहाँ चलती हैं, हम किधर रहते हैं, हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो लू कहाँ चलेंगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ठीक दे रखी है ना। अब यहाँ पर देखो जो एडवेक्शन के थ्रू यहाँ पर सिर्फ लू की ही बात नहीं है, सिर्फ लू ही यहाँ पर नहीं क्रिएट होती है, यहाँ पर और भी विंड्स हैं जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। जैसे एक तो हो गई लू, है ना, बाकी अगर मैं बात करूं तो एक होती है यहाँ पर चिनूक। एक कौन सी होती है, चिनूक, तो ये भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। सेम अगर मान लो मैं यहाँ पर कहूँ मिस्ट्रेल, है ना, ये यहाँ पर एक तरीके से कोल्ड और ड्राई विंड होती है जो कि फ्रांस के अंदर यहाँ पर चलती है, तो ये भी आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है। सेम एक होती है यहाँ पर हैरमेटन विंड। ये सब यहाँ पर किनसे होती हैं ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, सारी के सारे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एडवेक्शन के थ्रू यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैरमेटन विंड है इसको हम यहाँ पर और क्या बोलते हैं, इसका हम यहाँ पर बोलते हैं डॉक्टर्स विंड भी हम इसको बोलते हैं। इस वाली बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी यहाँ पर एक तरीके से आप समझो। तो ये जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी यहाँ पर किसकी वजह से कॉज होती हैं, एडवेक्शन के थ्रू कॉज होती हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो ये लोग लू ना देना, अभी तो इन लोगों ने लू दे दिया, अगर ये मान लो चिनूक दे दें तो भी आपको यही लगाना है, मिस्ट्रेल दे दे तो भी आपको एडवेक्शन लगाना है। तो इस वाली बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल यहाँ पर जो आप देख रहे हो मूवमेंट वो यहाँ पर होता है कन्वेक्शन के अंदर। किसके अंदर होता है, ये होता है यहाँ पर कन्वेक्शन के अंदर। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो विंड्स हैं जो आप यहाँ पर सुनते हो जो मूव करती हैं वो होती हैं एडवेक्शन की वजह से। तो इस वाली बातों का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो अगला सवाल जो इन लोगों ने पूछा है वो पूछ लिया है यहाँ पर साउंड के ऊपर। किसके ऊपर पूछ लिया, साउंड के ऊपर। और क्या पूछा है कि ये बताओ कि जो साउंड के अंदर जो लाउडनेस होती है ना वो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिसाइड करती है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी इसको डिसाइड करती है, लाउडनेस को। अब लाउडनेस को यहाँ पर कौन डिसाइड करती है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर साफ साफ पता होना चाहिए। मान लो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मान लो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, तो साउंड की यहाँ पर जो लाउडनेस है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। और अगर मान लो एम्पलीट्यूड कम है तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी यहाँ पर जो लाउडनेस है वो यहाँ पर कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर है पोर्शन, ये पोर्शन और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पर ये दिखा रहा है एज एन एम्पलीट्यूड। और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपके सामने है कि अगर मान लो ये जो यहाँ पर पोर्शन है यहाँ पर दो वेव्स के बीच में, इसको यहाँ पर ये बोल रहा है वेवलेंथ, है ना। आपके सामने है डायग्राम के अंदर कि ये वाला यहाँ पर जो पोर्शन है यहाँ पर जो दो वेव्स के बीच में जो बन रहा है इसी को बोल रहा है यहाँ पर वो वेवलेंथ। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ आए कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर क्या होती है, वो होती है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर समझ आए, वो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर पूछेंगे। अब यहाँ पर देखो अगली यहाँ पर जो चीज है आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रही है ऑप्शन में, एक है यहाँ पर पिच। अब पिच क्या होता है, पिच आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर देखो लड़कियों का लड़कों का यहाँ पर थोड़ा एक अलग पिच होता है, ठीक है। लड़कियों का यहाँ पर जो पिच होता है वहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर उनकी जो आवाज होती है यहाँ पर थोड़ी पतली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो पिच है ना वो यहाँ पर बेसिकली डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो पिच है वो भी यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला सवाल आप लोगों से पूछा है यहाँ पर स्टेट लिस्ट के ऊपर। अब काफी लोग सोचेंगे यार ये यहाँ पर क्या है, असल में काफी लोगों को यहाँ पर आइडिया नहीं होगा
कि यहाँ पर ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर यूनियन लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर स्टेट लिस्ट दे रखी है और यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट की यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी यहाँ पर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो यहाँ पर सारे के सारे आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कि यूनियन लेजिस्लेचर यहाँ पर अकेली इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर जो कानून है, लॉज है, वो यहाँ पर बना सकती है, कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। और यहाँ पर आप देखो जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, है ना। यहाँ पर किसके बारे में दे रखा है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, कि यहाँ पर स्टेट वाले यहाँ पर जो हैं वही यहाँ पर इन वाले मुद्दों के ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अगला है यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर होती है जिसके अंदर यूनियन और स्टेट दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो यूनियन और स्टेट है वो यहाँ पर दोनों मिलकर, है ना, वो यहाँ पे इसके ऊपर लॉज यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर बना सकते हैं। एक तरीके से ये वाली चीज़ लिखी है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो जो सारी चीज़ें दे रखी है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों की तीनों चीज़ें बेसिकली यहाँ पर एक स्केड्यूल के अंदर यहाँ पर बात करी गई है, जो आपको यहाँ पर पता भी होगा जिन्होंने भी यहाँ पर स्केड्यूल पढ़े हैं। तो यहाँ पर 7 स्केड्यूल है ना हमारा, 7 स्केड्यूल के अंदर यहाँ पर ये वाली बात लिख रखी है। ओवरऑल कितने स्केड्यूल होते हैं, 12 स्केड्यूल होते हैं, ठीक है। उनमें से जो 7 स्केड्यूल है उसके अंदर ये जो पावर का यहाँ पर जो बंटवारा है ना, वो यहाँ पर कर रखा है यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट वो हो गई जिसके अंदर यूनियन और स्टेट दोनों का मिलाकर दिखता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो स्टेट लिस्ट है इन्होंने इसके बारे में पूछा है, मतलब ये वाली यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर ये पूछा कि बताओ चारों ऑप्शन के अंदर से बैंकिंग है, पब्लिक ऑर्डर है, डिफेंस है या एजुकेशन है, अब बताओ कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो है यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो बैंकिंग है, बैंकिंग आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, बैंकिंग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब ये किसके अंदर आ गया, यूनियन लिस्ट के अंदर आ गया बैंकिंग, ठीक है। डिफेंस की अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ तो डिफेंस आपको यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यूनियन लिस्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एजुकेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो एजुकेशन एक तरीके से यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर दोनों की यहाँ पर भागीदारी है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। अब जो पब्लिक ऑर्डर है ना, वही यहाँ पर एक इकलौती चीज है जो कि इसके अंदर आती है स्टेट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर। और अगर मैं यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ, आप वो भी देखते हैं जिनके ऊपर मैंने टिक लगा रखा है, वो तो इंपॉर्टेंट है। मानता हूँ आप वहाँ पर सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जो मेन है, जो आ सकते हैं आपके आगे वाली शिफ्ट के अंदर, जैसे इसके अंदर तो आप लोगों से पूछ लिया कि भाई बताओ स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा यहाँ पर आता है। अब वो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि यार ये बताओ कि जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर से यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा आता है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट जो है वो पता होने चाहिए। जैसे एक तो हो गया डिफेंस, एक हो गया बैंकिंग, एक हो गया रेलवेज, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोग पूछ सकते हैं। एक हो जाता है यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जैसे वॉर और पीस, ये तो देखो ऑब्वियस चीज़ें यहाँ पर किसके अंदर में आएंगे, ये आएंगे यहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंडर के अंदर, है ना। ये वाली चीज़ यहाँ पर काफ़ी हद तक ऑब्वियस हो जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके बाद अगर हम ध्यान दें तो स्टेट लिस्ट के अंदर यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट है जो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बता दो यहाँ पर चारों ऑप्शन के अंदर से इस बार मान लो इन लोगों ने पब्लिक ऑर्डर पूछा है, अगली बार ये कुछ और पूछ लेंगे, तब आप वहाँ पर क्या लगाओगे। तो यहाँ पर ध्यान दो एक बार कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर से ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई बताओ पुलिस किसके अंडर में आती है, तो आपको लगाना है स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर ये लोग आप लोगों से कहे कि यार जो हेल्थ है ना, पब्लिक हेल्थ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूछ लें तो आपको एक किसके अंडर में आती है, तो आपको लगाना है यहाँ पर स्टेट के अंडर में, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें कि एग्रीकल्चर आपको यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपर, है ना। सो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ पर किसके अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पर स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो 3 टिक मारे हैं ये पूछे जा सकते हैं, इन वाली बात का ध्यान रखना, है ना। और अगर मान लो मैं इसके बाद बात करूं कि यहाँ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यहाँ पर मैंने बोला है कि जिसके अंदर यहाँ पर स्टेट भी है और यहाँ पर यूनियन भी है, दोनों के दोनों हैं, अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि इनके बारे में यहाँ पर आप कौन से इंपॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो देखो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ना। एक हो जाता है यहाँ पर फॉरेस्ट भी यहाँ पर दोनों के अंडर में आ जाता है, ठीक है।
और उसी अकॉर्डिंग ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एक मैरिज है इसका भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। मैरिज भी वो पूछ सकते हैं, है ना। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं बाकी की चीज़ें, यहाँ पर देखो एक पॉइंट भी दे रखा है कि यहाँ पर जो रेसिडुअरी यहाँ पर जो पावर्स है, बची हुई पावर्स हैं, वो यहाँ पर बेसिकली किसके अंडर में आ जाती हैं, यूनियन लेजिस्लेचर के अंडर में आ जाती है। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स, है ना। जो रेसिडुअरी पावर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सबका समझ आ गया कि यहाँ पर जो बैंकिंग है, बैंकिंग इसके अंदर आती है, यूनियन के अंदर आती है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो डिफेंस है किस में आता है, यूनियन के अंडर में आता है, अभी हमने देखा। एजुकेशन किसके अंदर आती है, कॉन्करेंट में आती है ना। ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम समझाते हुए चल रहे हैं, आगे आने वाले कैसे भी सवाल आ जाएं आप वहाँ पर कर पाओ। तो इस अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ये पूरी सीरीज निकाल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर हर एक टॉपिक को डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो हमारे बैच के अंदर। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अब देखो इन लोगों ने जो अगला सवाल पूछा है वो पूछा है नीति आयोग के ऊपर। अब नीति आयोग के बारे में इन लोगों ने पूछ लिया कि बताओ यहाँ पर इनके जो सीईओ हैं वो यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए थे फैब 2023 के अंदर। अब इसका यहाँ पर सही जवाब है BVR सुब्रमण्यम, है ना। ये यहाँ पर हुए थे इनके सीईओ अपॉइंट। और हमने यहाँ पर जो सीरीज निकाली थी हमने ये वाले सवाल भी आपको कराए थे, जो भी यहाँ पर जुड़े हुए बच्चे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। वैसे तो हमने पूरा मिक्स कराया था कि यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के भी कुछ सवाल थे, फिर इनके भी थे, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी मिक्स था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ पर उनमें से एक सवाल आया था। जो भी हमें फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि हमने ये सारी चीज़ें आपको कराई हैं। अब यहाँ पर देखो जो नीति आयोग है इसके बारे में ये लोग अब पूछ सकते हैं कि नीति आयोग का यहाँ पर सीईओ तो आपको समझ आ गया कि कौन है, BVR सुब्रमण्यम जी। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो नीति आयोग है, ठीक है, वो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि वो फॉर्म कब हुई, है ना। आपको ये वाली चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि भैया नीति आयोग जो है वो यहाँ पर कब फॉर्म हुई थी। ये फॉर्म हुई थी यहाँ पर जैन 2015 के अंदर। और इसने यहाँ पर किसको रिप्लेस किया था, इसने यहाँ पर रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। किसको रिप्लेस किया था, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, है ना। सो प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पर ध्यान दो कि देखो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करती है ना। ये एक तरीके से यहाँ पर एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, है ना। तो थिंक टैंक यहाँ पर क्या होता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए नीतियां बना, जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या है, नीति आयोग है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, नीति बनाएगा, ठीक है। और इसने यहाँ पर किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को, मतलब यहाँ पर जो प्लानिंग करती थी। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगी, ये एक तरीके से यहाँ पर एक थिंक टैंक होगी। इस वाली बात को भी यहाँ पर क्लियर तरीके से समझो। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ, इसके यहाँ पर जो चेयरपर्सन होते हैं, मान लो आपकी किसी भी शिफ्ट के अंदर आ सकता है कि मान लो पूछ लो, अभी नीति आयोग से सवाल आया कि सीईओ बताओ। अब मान लो ये लोग बोलते हैं कि यार इनका यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो बताओ वो कौन होते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर वो कौन होते हैं, हमारे जो PM होते हैं इंडिया के वही होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं अभी, तो वही होंगे यहाँ पर इसके चेयरपर्सन। इस वाली बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी तक आपको यहाँ पर समझ आई कि नीति आयोग से रिलेटेड यहाँ पर इसने क्या किया था, इसने प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर रिप्लेस किया था। ये एक तरीके से यहाँ पर क्या था, ये एक तरीके से था यहाँ पर थिंक टैंक। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कब फॉर्म हुई थी, जैन 2015 के अंदर। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो अगला सवाल इन लोगों ने पूछा है आर्टिकल्स से। और मैं हमेशा बोलता हूँ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि सारे के सारे करने होते हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर बता दो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सर वो कर लेते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई जितने भी हैं सारे कर लो, है ना। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि फिर भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना है कि कौन से मतलब 90% कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पर आपको लिस्ट निकाल देंगे उसकी, कमेंट करके बता देना। बाकी यहाँ पर जो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर इनकी जो PDF है वो यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलेगी, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी तक हमने यहाँ पर 2 की यहाँ पर दे दी है आपको PDF, है ना। और मुझे जितना ध्यान है कि बाकियों की थोड़ी बची है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा बिजी चल रहे थे इसलिए यहाँ पर हम नहीं निकाल पा रहे थे। तो उसकी भी आपको यहाँ पर जो PDF है वो भी मिल जाएगी, है ना। तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना। एक बार में मैं यहाँ पर सबकी यहाँ पर जितने भी अभी तक लेक्चर्स लिए हैं सबकी यहाँ पर जो PDF है वो आपको निकाल के दे दूंगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 356 की यहाँ पर बात हो रही है। आर्टिकल 356 यहाँ पर क्या कहता है ना। आर्टिकल हमेशा आते हैं, आप यहाँ पर कोई भी शिफ्ट उठा के देखना आपको दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल की यहाँ पर बात होती है। मतलब क्या होता है कि जो एक तरीके से जो ताकत स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है ना, वो यहाँ पर नहीं रहती। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर जो ताकत है वो यहाँ पर नहीं रहती। वो यहाँ पर ताकत किसके पास चली जाती है, एक तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कब देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर तब देखने को मिलता है जब यहाँ पर एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना
वो यहाँ पर फेल हो जाए, है ना, क्या हो जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो यहाँ पर क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। अब अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, या एक तरीके से यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर फेल हो जाता है कि यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके डायरेक्शंस पे नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली प्रेसिडेंट रूल लग सकता है और इनके पास पूरी ताकत होती है। फिर उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो एक तरीके से यहाँ पर टेक ओवर कर लेती है यहाँ पर स्टेट गवर्नेंस को। मतलब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके यहाँ पर जो भी वो गवर्नेंस कर रही थी उसके पास कोई ताकत नहीं रहती फिर। सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर एक तरीके से सेल्स के ऊपर यहाँ पर एक सवाल आया है। अब यहाँ पर देखो क्या सवाल पूछा गया है, इन लोगों ने पूछा है आप लोगों से कि बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा सवाल है यहाँ पर जो सही नहीं है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर जो सवाल पूछा है वो यहाँ पर ये पूछा है आप लोगों से। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि एक तरीके से यहाँ पर जो वैक्यूल्स है वो यहाँ पर एक एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं और यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर जो एनिमल सेल है इसके अंदर देखो एक छोटा वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा है ना, छोटा देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पर क्या है, वैक्यूल है। और सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये है हो गया आपका प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल के अंदर आपको ये यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा बड़ा वैक्यूल देखने को मिल रहा है ना। क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा बड़ा वैक्यूल देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको क्या समझ आया कि यहाँ पर जो प्लांट सेल का यहाँ पर जो वैक्यूल होता है वो यहाँ पर थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आई कि यहाँ पर जो प्लांट सेल का यहाँ पर जो वैक्यूल है वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल, है ना। ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसके बाद, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट कि आपको बताना है जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या दे रखा है कि वैक्यूल्स आर जनरली लार्जर इन एनिमल सेल्स देन प्लांट सेल। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है ये ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स वैक्यूल, ठीक है। ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आई। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत। इस वजह से यहाँ पर हमें गलत ही चुनना था और यही यहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है फिर, ठीक है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बाकी के जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि हमें सही चुनना ही नहीं था, है ना। सवाल के अंदर दे रखा है कि आपको गलत चुनना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बाकी के सवाल यहाँ पर क्या दे रखे हैं, बाकी के मतलब क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक ऑप्शन है यहाँ पर एनिमल सेल्स यूजुअली कंटेन स्मॉलर वैक्यूल्स कंपेयर टू प्लांट सेल, जो कि सही है ना। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि यार एनिमल सेल के बड़े होते हैं वैक्यूल प्लांट सेल के कंपैरिजन में, और एक बोल रहा है यहाँ पर कि प्लांट सेल के बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में। मतलब आपको एक बात समझ आ गई कि भाई यहाँ पर कोई दोनों में से यहाँ पर कोई एक ही ठीक होगा, है ना। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आ गई। और मतलब इन दोनों में से यहाँ पर कोई जवाब हो सकता है, ये भी आप यहाँ पर दिमाग लगाया करो। अगर आप वहां पर एग्जाम के अंदर हो, आप सोचो ना कि यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ पर एक के अंदर बोल रहा है कि एनिमल सेल का वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल से, और दूसरे के अंदर बोल रहा है कि प्लांट सेल का बड़ा होता है एनिमल सेल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से यहाँ पर कोई जवाब होगा, क्योंकि आपको एक ही इनकरेक्ट सुनना है, ठीक है। और बाकी के यहाँ पर जो दो हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो ये जो थोड़ी कनेक्टनेस होती है ना, ये आपको लगानी पड़ेगी एग्जाम में, है ना। ये ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, भले ही आपको इनके बारे में कोई घंटा आपको कुछ नहीं पता हो, तो भी आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो कि भाई अगर ये एक फेवर के अंदर बात है, ये यहाँ पर इसका एकदम ऑपोजिट बात है, तो इन दोनों में से तो कोई जवाब होगा। कॉमन सेंस लगाओ ना, है ना। तो ये वाली चीज आपको वहां पर एग्जाम के अंदर समझनी पड़ेगी। जो यहाँ पर इस तरीके से पेपर करता है ना, वो यहाँ पर ना आते हुए भी वहां पर सही लगाकर चला जाता है। ये होती है टेक्निक। तो इन ये एक आपके यहाँ पर एकदम 100% बात कर रही है और एक यहाँ पर एकदम उल्टी बात कर रही है उसके, तो यहाँ पर दोनों के अंदर से एक ही चीज तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगी, सीधी सी बात है। और बाकी की यहाँ पर ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको इनकरेक्ट चुनना है ना। तो बाकी के यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि यहाँ पर जो वैक्यूल सर्व एज स्टोरेज सैक्स फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये वाली बात सच है ना। यहाँ पर क्या करता है, ये एक तरीके से क्या करता है, स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, या पिगमेंट्स को स्टोर करता है वैक्यूल, है ना। ये जो वैक्यूल आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, इन सबको यहाँ पर ये स्टोर करता है। क्या होता है, ये एक तरीके से स्टोरेज सैक होता है ना। क्या होता है, ये स्टोरेज सैक होता है। तो यहाँ पर ये सही है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर अगला यहाँ पर देखो,
इन सम प्लांट सेल द सेंट्रल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, है ना। क्या होता है कि यहाँ पर जो ये इनका जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, वो कई बार क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द सेल वॉल्यूम वो यहाँ पर ले लेता है ना। ये वाली बात भी आपको यहाँ पर समझ आई। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर जो वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम यहाँ पर ले रहा है सेल की, है ना, ले रहा है। और एक बात आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि यहाँ पर इसकी जो आउटर यहाँ पर जो कवरिंग है ना, वो यहाँ पर किससे बनी हुई होती है, तो वो आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, द वैक्यूल इज अ स्ट्रक्चर इन द सेल दैट कंटेन्स सेल सैप सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसके अराउंड यहाँ पर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इस टोनोप्लास्ट की ही यहाँ पर बात हो रही है। ये जो यहाँ पर इसकी आउटर कवरिंग है ना, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जिससे यहाँ पर सराउंडेड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है ये, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टोनोप्लास्ट। तो इस वाली बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको समझ आए कि अगर मान लो एक चीज आपके फेवर के अंदर है, एक चीज यहाँ पर एकदम अपोजिट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा ना, और जो बाकी के हैं वो यहाँ पर पक्की बात है कि यहाँ पर वो जवाब नहीं हो सकते, है ना। ये वाली बात आपको वहां पर समझनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगा के वहां पे अटेम्प्ट करना। अब देखो अगला सवाल इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया है कि ये बताओ कि यहाँ पर जो इंस्पायर मनक स्कीम है, इसके अंदर यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर आइडिया सबमिट करने की बात हो रही थी। मतलब एक तरीके से आप लोगों से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे तो प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ भाई, है ना। क्या बोल रहा है कि मुझे तो प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ कि यहाँ पर इंस्पायर मनक स्कीम के अंदर यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म की यहाँ पर बात हो रही है जिसके अंदर यहाँ पर ये आइडिया सबमिट कर रहे थे। सो बेसिकली आपको एक तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था। इंस्पायर मनक स्कीम के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको यहाँ पर बोला कि आप सबमिट करो, है ना, आपके यहाँ पर जो बेस्ट ओरिजिनल टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ है, इनोवेशंस है, वो आप यहाँ पर सबमिट करो, है ना। और बोल दिया कि 6 से 12 क्लास की यहाँ पर जो भी क्लासेस हैं वो सब यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वो अपने यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ बताएंगे या जो भी उनके दिमाग में है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी इंस्पायर मनक स्कीम के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर दे रखा है इंस्पायर पोर्टल। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसका जो जवाब है वो यहाँ पर नेशनल इनोवेशन पोर्टल भी हो सकता है ना। हो जाएंगे कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ की यहाँ पर सबमिशन की बात करी थी, इनोवेशन की बात करी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है इंस्पायर पोर्टल। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगले सवाल के अंदर बात करी गई है कि यार ये बताओ कि यहाँ पर मेन रीजन क्या था, है ना। यहाँ पर मेन रीजन क्या था कि यहाँ पर जो हमारे जो पीएम हैं, हमारे जो माननीय यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पर माइकल स्पिको से यहाँ पर मिले हैं, जो कि एक तरीके से प्रेसिडेंट हैं कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेन रीजन क्या था। अब देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर मान लो हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो अगर यहाँ पर किसी कबड्डी के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, किसी कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं जो कि पोलैंड का है ना, तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कबड्डी की तो बात करेंगे। इस चीज का कॉमन सेंस लगाओ, है ना, सीधी सी बात है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर, ये तो है नहीं कि यहाँ पर वो विदेश नीति की बात करेंगे या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो यार प्रेसिडेंट है कबड्डी फेडरेशन का, तो कबड्डी की तो बात करेंगे, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर देखो कि कबड्डी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर क्या है, टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन पोलैंड फुटबॉल अचीवमेंट। भाई यहाँ पर पोलैंड का यहाँ पर जो फुटबॉल है उसकी थोड़ी बात करेगा यहाँ पर ये कबड्डी का प्लेयर, मतलब कबड्डी का यहाँ पर प्रेसिडेंट, इसकी थोड़ी बात करेगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखो, अगला दे रखा है टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप, है ना। अब यहाँ पर कबड्डी को यहाँ पर प्रमोटिंग की बात हो रही है यूरोप के अंदर, है ना, वो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको ये चीज नहीं भी पता है तो भी आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कबड्डी। क्या लिखा है, कबड्डी। तो यहाँ पर इस कबड्डी के प्रेसिडेंट से कबड्डी की तो बात करेंगे, तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर ये जो हरे के अंदर दे रखा है यहाँ पर इसका यही सही जवाब है। आगे देखो आगे क्या है, यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पर ये इंडिया और पोलैंड के बीच में साइन। अबे कैसे होगा इंडिया और पोलैंड के बीच में यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन, अगर यहाँ पर ये मिल किससे रहे हैं, कबड्डी के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं जो कि पोलैंड का है ना। वो यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ी साइन कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। आगे देखो यहाँ पर ये जो है कबड्डी फेडरेशन का यहाँ पर जो प्रेसिडेंट, ये यहाँ पर मिलिट्री कोऑपरेशन थोड़ी दे सकता है ना। तो ये वाली चीज भी आप यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है ना, एक तरीके से।
तो यहाँ पर जो सही जवाब है, यहाँ पर आपको ऑप्शन कटिंग करनी थी, यहाँ पर आपको घबराना नहीं था पेपर से। अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी दिमाग लगाते ना, आप यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर सही कर देते। काफ़ी लोग यहाँ पर देखकर स्किप कर देंगे, नहीं मुझे नहीं पता। कई बार आपको ऑप्शन देखने पड़ते हैं और उस अकॉर्डिंग आपको कनिंगनेस दिखानी होती है। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है कि वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर किस सिटी के अंदर है। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा सवाल है, हमने कराया भी था। हमने यहाँ पर जो सीरीज निकाली थी उसके अंदर भी कराया था, काफी लोगों को याद होगा, जरूर से कमेंट कर बताना। जितने हमने यहाँ पर मिक्सचर यहाँ पर बना दिए थे सवाल के, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो पूछे गए थे और स्टेनो के अंदर पूछे गए थे, उनमें से यहाँ पर ये भी एक सवाल था, है ना। तो यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम के बारे में बताओ कि यार ये किस सिटी के अंदर है। तो ये है यहाँ पे मुंबई के अंदर। नाम से भी आप यहाँ पर बता सकते हो और काफी लोगों को पता भी होगा, जो यहाँ पर क्रिकेट देखते हैं उन सबको भी पता होगा। यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। अब देखो अगला सवाल यहाँ पर जो आया है आप लोगों के सामने, वो आया है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना, उपराष्ट्रपति के ऊपर। यहाँ पर ये इन्होंने सवाल पूछा है। और क्या सवाल पूछा है, इन्होंने ये बोला है कि यार ये बताओ कि भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की यहाँ पर कौन सी ब्रांच का यहाँ पर पार्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये वाली बात यहाँ पर पूछिए आप। ऑप्शन के अंदर है कि लेजिस्लेटिव का पार्ट है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जुडिशियल का यहाँ पर पार्ट है, या वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का पार्ट है ना। ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इस सवाल का यहाँ पर जवाब लगाने से पहले, कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना हमारा, वो यहाँ पर क्या होते हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ड्यूअल रोल परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं वो, ड्यूअल रोल परफॉर्म करते हैं, है ना। दो तरीके से यहाँ पर इनके रोल होते हैं, ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो जो पहला रोल होता है ना इनका, वो यहाँ पर एक तरीके से ये होता है कि जैसे मान लो जब भी यहाँ पर कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है तो यहाँ पर वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहाँ पर जरूर होता है ना, राज्यसभा का। राज्यसभा का यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियो यहाँ पर जो चेयरमैन होता है वो यहाँ पर कौन होता है, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, तो यहाँ पर ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से ये वाली यहाँ पर जो ड्यूटी है वो तो परफॉर्म करता है, लेकिन ये यहाँ पर जो रोल हो गया ये हो गया यहाँ पर लेजिस्लेटिव रोल। क्या हो गया, ये लेजिस्लेटिव रोल हो गया। अब मान लो मैं आप लोगों को कहूं कि यार इनकी यार ये भी तो एक ड्यूटी होती है कि वाइस प्रेसिडेंट किस लिए होता है, इसलिए होता है कि मान लो अगर प्रेसिडेंट अपनी यहाँ पर ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर उनकी जगह पर आ जाएगा और वो ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, है ना। ये भी यहाँ पर इनका एक रोल होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस, है ना। क्या करते हैं, वही फंक्शन जो यहाँ पर एक तरीके से प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है ना। डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। किस केस के अंदर करता है वो ऐसा, इन केस ऑफ डेथ, रिमूवल या रेजिग्नेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेथ हो सकता है या रिमूव कर दिया गया, है ना, या रेजिग्नेशन हो गया, या पर कोई भी यहाँ पर इसका रीजन हो सकता है ना बेसिकली। अब काफी रीजंस होते हैं, या कोई भी यहाँ पर जिसकी वजह से वो अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट उनकी यहाँ पर जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पर किसके अंडर में आते हैं, ये आते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंडर के अंदर, है ना। अब एक बात यहाँ पर समझो कि लेजिस्लेटिव भी आ गया, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी आ गया, दोनों आ गए। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जब वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के यहाँ पर जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करते हैं ना, तब वो यहाँ पर ये वाला काम नहीं कर सकते, तब वो यहाँ पर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो यहाँ पर नहीं बन सकते अगर वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इस वाली बात का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको यहाँ पर जो सीरीज निकाली थी उसके अंदर मैंने आपको ये वाले सवाल बहुत बार कराए थे। अब आप देख भी सकते हो स्टेनो के अंदर भी आ गए चाबार पोर्ट से सवाल। चाबार पोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी बहुत सवाल पूछे गए थे, स्टेनो के अंदर भी पूछे गए हैं। आपके सामने आ गया है फिर से यहाँ से सवाल। अब देखो यहाँ पर जो चाबार पोर्ट है ना आपके सामने, तो चाबार पोर्ट के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या सवाल बने हैं। एक तो चलो यहाँ पर ये जो सवाल है इसको तो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इन्फो भी यहाँ पर देते हैं इसके बारे में। तो देखो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये लोकेटेड कहाँ है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये लोकेटेड कहाँ है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैप है आपके सामने, यहाँ पर आपको दिख रहा है ईरान और यहाँ पर आपको दिख रहा है चाबार पोर्ट, है ना। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आ गई कि यहाँ पर ये
किस जगह पर लोकेटेड है? ये है यहाँ पर साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर ये लोकेटेड है ना। ये वाली बात आप सबसे पहले तो ये समझो। अब देखो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, वो यहाँ पर क्या है, वो ये वाली बात है कि यार देखो जो दूसरी चीज़ है, अगर मान लो ये आप लोगों से पूछ लें कि ये बताओ कि ये किस गल्फ के अंदर है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ये सिचुएटेड है। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछ लें तो आपको क्या लगाना है? गल्फ ऑफ ओमान। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? चाबार पोर्ट यहाँ पर हमने सुना है कि काफ़ी बार पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो चाइना है ना, उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, है ना, यहाँ पर जो चाइना है उसका यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है ना, उसको कम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, उसके लिए हमने जो चाबार पोर्ट है उसको हमने डेवलप किया, उसके अंदर हमने डेवलपमेंट ज़्यादा किया। क्यों किया? क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, चाइना बेसिकली यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, है ना, ग्वादर पोर्ट है एक पाकिस्तान का, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि चाइना की यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही थी, है ना। तो यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए, टू टैकल चाइनाज इन्फ्लुएंस, है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये जो है चाबार पोर्ट, इसका यहाँ पर जो डेवलपमेंट है इसके अंदर हमने साथ दिया। तो बेसिकली ये एक मेन बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और देखो एक और मेन बात ये भी है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप ये जो अफगानिस्तान है ना, और यहाँ पर ये जो रूट जा रहा है, यहाँ पर कैसे जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है पूरा रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है ना, टू बाईपास पाकिस्तान, है ना। तो ये वाली बात भी आपको समझ आई। और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर जैसे हो गया अफगानिस्तान, इसको यहाँ पर हम एड भी पहुंचा सकते हैं इसके थ्रू, है ना, और सेंट्रल एशिया की तरफ हम यहाँ पर ट्रेड रूट यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर एक तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब देखो यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर इसकी जिस पोर्ट के अंदर बेसिकली इसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी है उसको यहाँ पर डेवलप किया है इंडिया ने, और वही पूछा गया है कि वो कौन सी पोर्ट फैसिलिटी है जिसको यहाँ पर इंडिया ने डेवलप किया है, तो वो है यहाँ पर शाहिद बहिश्ती पोर्ट। तो देखो बेसिकली इसकी यहाँ पर दो हैं, है ना, जो कि मेन है पोर्ट फैसिलिटी। तो उनमें से एक है यहाँ पर शाहिद बहिश्ती पोर्ट, है ना, और यहाँ पर जो दूसरी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो दूसरी है ना लिखी हुई कलंतारी, यही यहाँ पर इसकी दूसरी पोर्ट फैसिलिटी है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो दो हैं ये इसकी दो इंपॉर्टेंट पोर्ट फैसिलिटी हैं। अब देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो इंडिया है ना, इंडिया ने यहाँ पर इसको डेवलप करने पे काम किया है ना। इंडिया हैज प्लेड डेवलपमेंट रोल, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर इन्होंने किसके अंदर ये वाला काम किया, डेवलपमेंट का ये काम किया यहाँ पर शहद बेस्टी के अंदर, और इसी से ही यहाँ पर सवाल उठकर आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने ये भी आपको कराया था अगर आपको यहाँ पर ध्यान हो तो। और देखो एक और बात है, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी आया था कि ये बताओ यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फायदा होगा, ये मैप को देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फायदा होगा वो यहाँ पर किसको होगा, किस पोर्ट को होगा, चाबार पोर्ट से। तो यहाँ पर देखो जो सबसे करीब होगा इसके उसी को तो फायदा होगा। और आपको यहाँ पर कौन सा पोर्ट यहाँ पर सबसे करीब दिख रहा है? कांडला पोर्ट, है ना, कांडला पोर्ट दिख रहा है। आप यहाँ पर देखो डिस्टेंस देखो कि आपको यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस यहाँ पर सबसे कम दिख रहा है, कांडला पोर्ट का दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी को होगा। और अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा गुजरात, गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ रही होंगी एक एक करके। ये सबसे जो करीब है वो है कांडला पोर्ट, है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये चाबार पोर्ट है किधर, ईरान के अंदर है, ठीक है, ये भी आपको समझ आया। अब ईरान के साथ साथ अगर मान लो गल्फ पूछ रहे तो आपको यहाँ पे लगाना है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अगर मान लो ये लोग आप लोगों से कह दें कि क्या ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था। और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने किस पोर्ट के अंदर, किस स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, तो वो यहाँ पर है शाहिद बहिश्ती पोर्ट। अब देखो जो भी हमारी एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करता है उसको ये भी पता होगा कि हमने ये भी कराया है आपको, सेबी से यहाँ पर सवाल आया है ना, कि सेबी का यहाँ पर जो एक तरीके से कौन बनी है यहाँ पर हेड, है ना, ये पूछ लिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है जो मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट है कि जो मधवी पूरी बुच है ना, ये जो है ये पहली वुमेन बनी है टू हेड सेबी इन मार्च 2022, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो
यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर इनका टेन्योर कब से कब तक था, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकी, है ना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनका जो टेन्योर है, मधबी पूरी बुच का यहाँ पर जो टेन्योर है वो यहाँ पर कब से कब तक है, आपको सबसे पहले तो ये वाली बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर जो मार्च 2022 है ना, इन्होंने यहाँ पर तब से ले लिया चार्ज। अब ये कब तक चला है, मार्च 2022 से लेकर, है ना, तो ये यहाँ पर चला है लगभग 28 फैब 2025, है ना, ये यहाँ तक चला है इनका टेन्योर। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि इनका यहाँ पर ये जो है कि ये इन्होंने ये हेड किया है मार्च 2022 के अंदर, तो ये एकदम सही है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब देखो जो अगला है, अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि यहाँ पर जो तुहिन कांत पांडे हैं, है ना, ये यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं न्यू सेबी चीफ फॉर 3 years फ्रॉम 28 फैब 2025, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या गलती है, अगर मान लो जो स्टेनो वाले बच्चे हैं ना, वो यहाँ पर इसके अंदर लगा सकते थे एक तरीके से ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन। क्यों लगा सकते थे, क्योंकि देखो कई जगहों पर अगर हम यहाँ पर बात करें ना न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर, तो यहाँ पर 28 फरवरी 2025 नहीं दे रखा है, वहां पर दे रखा है 1 मार्च 2025। तो यहाँ पर अगर उनको ये इस तरीके से कहना होता कि नहीं यहाँ पर तो 28 फैब दे रखा था, और मैक्सिमम न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर यहाँ पर यही दे रखा है कि 1 मार्च 2025 से इनका टेन्योर शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पर ये इसको पूरी तरह सही नहीं मानकर यहाँ पर इसके अंदर बोनस ले सकते थे बच्चे, है ना। ऐसे भी थोड़ी कनिंगनेस दिखानी पड़ती है, जो कि जनरली बच्चे दिखा देते हैं, सीजीएल बच्चे वाले बच्चे दिखाते हैं, लेकिन स्टेनो वाले बच्चे इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं वहां पे। अब देखो यहाँ पर जो तुहिन कांत पांडे हैं, इनका यहाँ पर जो है टेन्योर वो यहाँ पर शुरू हुआ है, इसके बाद आपको ये वाली बात आप समझ आई होगी। यहाँ पर जो तुहिन कांत पांडे हैं, इनका क्या टेन्योर शुरू हुआ है, इनका शुरू हुआ है फिर यहाँ से 1 मार्च 2025। अब यहां तक आपको बातें समझ आई कि यहां पर ये जो है इन्होंने चार्ज ले लिया फ्रॉम 1 मार्च 2025। आपको ये वाली बात यहां पर इतनी क्लियर हुई। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं कि ये जो दोनों हैं, ये एक तरीके से एसएससी है उसने यहाँ पर सही माने हैं फर्स्ट और 2 ऑप्शन, मतलब 1 और 2 ऑप्शन। अब वो बेसिकली अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप ध्यान दो कि जो फैब 2025 यहाँ पर दे रखा है 28 फैब 2025, इसको ये बच्चे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही जाता है, अगर यहाँ पर ये एक दिन को नहीं देख रहे हैं तो, है ना। अगर वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 1 मार्च से यहाँ पर ये न्यूज आउटलेट्स के अंदर आपको मिलेगा, 28 फैब से नहीं मिलेगा, तो इस बेसिस पर भी चैलेंज किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा है ना स्टेटमेंट, वो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो सऊदी अरब है उसने यहाँ पर पीएम मोदी को दिया है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, है ना, ये यहाँ पर इन्होंने अवार्ड किया है। अब बेसिकली यहाँ पर ये क्यों गलत हो जाता है, तो ये भी समझो क्यों ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो कुवैत है ना, ये उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये किसका है, ये है बेसिकली यहाँ पर कुवैत का, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो आप देखो कुवैत जो है ना, इसका है यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये वाला अवार्ड, ये यहाँ पर किसका है, कुवैत कंट्री का है, यहाँ पे सऊदी अरब का नहीं है, है ना, कुवैत का है ये। सो बेसिकली यहाँ पर सऊदी अरब दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन सही है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई लगाना चाहता था तो यहाँ पर लगा सकता था बेसिकली। अब एक सवाल यहाँ पर आप लोगों का पूछा गया है इंडियन पोर्ट से। अब इंडियन पोर्ट से यहाँ पर देखो सवाल तो आया है, लेकिन यही वाला सवाल जो है ये एमटीएस 2022 के अंदर भी आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडियन पोर्ट जो है वो यहाँ पर ये सवाल आया है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है यहाँ पर आयरन ओर का, तो वो यहाँ पर हो जाता है मरमगांव पोर्ट, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किधर है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैप के अंदर, ये मैप के अंदर ये किधर लोकेटेड है वो भी आपको दिख रहा है ना। सो बेसिकली ये है किधर, ये है गोवा के अंदर। कहाँ पर है, गोवा के अंदर। यही मान लो अगर यहाँ पर दे रखा है एक ऑप्शन के अंदर परदीप पोर्ट, है ना, तो ये यहाँ पर किधर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है यहाँ पे ओडिशा के अंदर, है ना। और यहीं अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई पोर्ट की, तो यहाँ पर चेन्नई पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे रखा था। और एक यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि यहाँ पर दे रखा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं कि मेजरली यहाँ पर ये
क्या एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है मरमगांव पोर्ट, इसका तो यहाँ पर ठीक है, आयरन ओर यहाँ पर है इसका मेजरली। अब यही मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्दी पोर्ट की, तो ये यहाँ पर क्या करता है बेसिकली, ये यहाँ पे जो कोल है या एक तरीके से आयरन ओर है, वो यहाँ पर इनको मेजरली यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर यहाँ पर ये किसके हैं, कोल और आयरन ओर के। और यही मान लो अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, वो यहाँ पर एक तरीके से मेजर एक्सपोर्टर है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये काफ़ी चीज़ों के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो पर्टिकुलरली उसी के हैं। जैसे यहाँ पर चेन्नई की बात करूँ तो यहाँ पर जो कार्स हैं, है ना, ऑटोमोबाइल्स हैं, है ना, वो यहाँ पर ये मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऑटोमोबाइल्स की। तो ये भी अगर यहाँ पर पूछ लें आप लोगों से तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इन लोगों ने ये वाला सवाल पूछा जरूर है, लेकिन ये पिछली बार एमटीएस के अंदर आप लोगों के सामने आया था ये वाला सवाल 2022 के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक सवाल यहाँ पर आया है बुक्स एंड ऑथर से, और मैं बोलता हूँ बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा एक एवरग्रीन टॉपिक है, पूछा ही पूछा जाता है ना, इनके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है। अब देखो जो टूम्ब ऑफ सैंड है, इसके यहाँ पर जो राइटर हैं ये पूछ लिया आप लोगों से। अब बताओ ये इनके राइटर कौन है, और इस वाली यहाँ पर जो बुक है इसको यहाँ पर मिल रखा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इस वाली बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो टूम्ब ऑफ सैंड है यहाँ पर ये किसने लिखी है, लिखी है यहाँ पर गीतांजलि श्री ने। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे गीतांजलि श्री। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि ये जो पहली हिंदी किताब थी जिसको यहाँ पर मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो अरुंधति रॉय हैं, है ना, इनसे भी यहाँ पर सवाल आ सकता है कि यहाँ पर इनकी बताओ ऐसी कौन सी किताब है जिसको कोई अवार्ड मिला है। तो आपको मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जो भी यहाँ पर इस सीरीज को फॉलो करता है आप खुद बताना कमेंट कर क्या मैंने आपको एक किताब यहाँ पर नहीं लिखवाई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हमेशा पूछी गई है। कोई भी एसएससी का एग्जाम उठाकर देख लो, हमेशा आता है, और मैंने आपको बोला भी था इस बार भी आएगा, और वही हुआ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप लोगों से सिलेक्शन पोस्ट के अंदर पूछी गई है। बुकर प्राइज यहाँ पर इसको मिला है, इस वाली किताब को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी बुकर प्राइज मिला है किसी किताब के लिए, वो भी अगला सवाल उठकर आ जाएगा, तब आप यहाँ पर क्या करोगे। जैसे किरण देसाई हैं, इनको यहाँ पर मिला है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो किरण देसाई की यहाँ पर कौन सी किताब हो गई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और इसको भी यहाँ पर क्या मिला है, इसको भी मिला है यहाँ पर बुकर प्राइज। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो जो झुम्पा लहेरी हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर कोई प्राइज जरूर मिला है, तभी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, है ना। अब यहाँ पर ये देखो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो किताब है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस किताब को यहाँ पर क्या अवार्ड मिला है, इसको मिला है यहाँ पर पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। और किस कैटेगरी के अंदर मिला है, मान लो अगर आप लोगों से ये पूछ लें तो आपको यहाँ पर लगाना है कि फिक्शन कैटेगरी में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों यहाँ पर क्या है, अवार्ड विनिंग यहाँ पर इनकी किताबें हैं, जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अगला सवाल यहाँ पर यहीं से उठकर आ जाएगा, जो भी यहाँ पर काफी बार यहाँ पर जानता है ऐसा ही यहाँ पर सवाल उठाकर पूछती है एसएससी। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है ना, इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, भले ही आपको यहाँ पर इसका जवाब नहीं आता हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके लिए पूछा है कि यार इनका बताओ रोल क्या है ना। नॉर्मल रोल नहीं पूछा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, ये पूछ रहे हैं कि भाई इनका रोल बताओ आप किसके अंदर, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के ऊपर यहाँ पर इनका रोल बताना है। तो जाहिर सी बात है कि यार जब ऑयल सीड्स के ऊपर रोल बताना है तो ना तो यार ये मिल्क की बात करेंगे, ठीक है, ना यहाँ पर हम ट्रेड पॉलिसीज की बात करेंगे, ना हम यहाँ पर उन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसकी भी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ऑयल सीड की बात करेंगे, क्योंकि इनको किसके ऊपर रोल बताना है कि इनका यहाँ पर क्या रोल था, है ना। इनका एक तरीके से यहाँ पर क्या एक मिशन था, है ना, इसके ऊपर, है ना, ऑयल सीड के ऊपर इनका यहाँ पर क्या एक भूमिका थी, ये आपको बतानी है भूमिका। तो ऑयल सीड के ऊपर अगर आपको यहाँ पर भूमिका बतानी है तो सीधी सी बात है कि आप ऑयल सीड की तो बात करोगे। तो यही है टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग, ये यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना,
तो उसके अंदर ऑयल सीड्स की कहीं बात ही नहीं हुई है। और अगर आपको यहाँ पर बताना है ऑयल सीड्स के ऊपर, तो कॉमन सेंस है कि आपको यहाँ पर अगर इसका जवाब नहीं भी पता होता तो भी आप यहाँ पर इसका सही जवाब लगाकर आ जाते, है ना। क्योंकि अगर ऑयल सीड की बात हो रही है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है मिल्क प्रोडक्शन की यहाँ पर बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड पॉलिसीज को यहाँ पर रेगुलेट करने की बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो तो जनरल बात है, वो यहाँ पर सिर्फ ऑयल सीड से रिलेटेड नहीं है, और ऑयल सीड का तो यहाँ पर कहीं नाम ही नहीं आया। और यहाँ पर देखो टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो यहाँ पर तो हम बात करें ऑयल सीड की, है ना। तो ऑयल सीड का यहाँ पर कहीं पर भी लेना देना नहीं दिख रहा आपको। अब यहाँ पर एक ही है आपको यहाँ पर सीधा सीधा, तो आप इसको यहाँ पर लगाकर जा सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाते तो आपको अगर नहीं भी पता होता कि इनका यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर क्या रोल है, तो भी आप वहाँ पर कर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा, आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल आप लोगों से पूछा है वो यहाँ पर पूछ लिया है स्केड्यूल से रिलेटेड, ठीक है, कि स्केड्यूल्स का बताओ। आर्टिकल्स तो देखो बेसिकली यहाँ पर मेजर होता ही है जो यहाँ पर पूछते हैं वो, लेकिन आप स्केड्यूल से भी वो पूछ लेते हैं, तो स्केड्यूल भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो करेक्टली मैच आपको बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करेक्टली मैच्ड हैं। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड है, वो है यहाँ पर 11 स्केड्यूल। यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है यहाँ पर पंचायत से। तो यहाँ पर ये एकदम सही है। आप यहाँ पर भी देख भी सकते हो 12 स्केड्यूल्स यहाँ पर दे रखे हैं नीचे, जिसके अंदर से यहाँ पर जो 11 स्केड्यूल है वो यहाँ पर पंचायत का ही है आपके सामने, और ये 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है, ये भी आपके सामने है। पहले यहाँ पर जो स्केड्यूल हुआ करते थे वो हुआ करते थे 8, फिर यहाँ पर बाद में बदल कर हो गए 12। तो इस वाली बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना। अब इनकी यहाँ पर एक ट्रिक भी है इनको याद करने की, जैसे यहाँ पर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब यहाँ पर जैसे टी है तो यहाँ पर टी से ये हो जाएगा, है ना। टी से क्या हो जाएगा, टेरिटरी से यहाँ पर शुरू होगा, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ई से यहाँ पर शुरू हो जाएगा एमोल्यूमेंट्स के का, जैसे सैलरीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें ए से हो जाएगा यहाँ पर अफर्मेशन एंड ओथ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद करना है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हो जाएगा आपका 12 स्केड्यूल आपको याद करने का तरीका, है ना। ये एक ट्रिक है जो कि आपको पता होनी चाहिए। टी से हो जाता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई से हो जाएगा एम्यूलमेंट्स जिसके अंदर सैलरीज भी आती हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ए से हो जाता है यहाँ पर अफर्मेशन एंड ओथ, आर से हो जाता है यहाँ पर राज्यसभा की सीट एलोकेशन, एस से हो जाता है स्केड्यूल्ड एरियाज, ओ से हो जाता है यहाँ पर अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से हो जाता है यहाँ पर फेडरल लिस्ट, ओ से हो जाता है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना। और ये यहाँ पर होती हैं 8 स्केड्यूल के अंदर। आप यहाँ पर इनको गिनते हुए चल सकते हो। ये है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। और वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है ना। ये हो जाएगा 10th, ये हो जाएगा 11th, और ये हो जाएगा 12th। तो पूरे के पूरे 12 हैं जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो एल से हो जाएगा यहाँ पर लैंड रिफॉर्म, डी से हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉज, है ना। तो यहाँ पर डिफेक्शन यहाँ पर इस तरीके से याद करना है। पी से हो जाएगा पंचायत, और उसके बाद हो जाएगी यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सारे के सारे किसके ऊपर हैं। तो ये होती है यहाँ पर ट्रिक जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर इसकी मदद से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, बाकी के भी समझ सकते हो कि बाकियों का यहाँ पर जवाब क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 12 स्केड्यूल, तो 12 स्केड्यूल के बारे में यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, म्यूनसिपैलिटीज। क्या दे रखा है, म्यूनसिपैलिटीज, जो कि 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये हो जाता है गलत, है ना। इसका यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखो जो 10 स्केड्यूल है वो यहाँ पर किसकी बात करता है, 10 स्केड्यूल बात करता है यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉस की। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफेक्शन। और बेसिकली अगर मान लो मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि बताओ लैंग्वेजेस यहाँ पर किसके अंदर दे रखी हैं, तो वो दे रखी हैं यहाँ पर 8th के अंदर, 8th स्केड्यूल के अंदर दे रखी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपके सामने है। ठीक है, अब यही मान लो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ यहाँ पर जो 9 स्केड्यूल है क्या यहाँ पर इसका जवाब सही दे रखा है, तो 9 स्केड्यूल का यहाँ पर जो है ये भी जवाब यहाँ पर गलत दे रखा है। 9 स्केड्यूल के अंदर यहाँ पर क्या आता है, आप यहाँ पर मुझे खुद बताओ देखकर। यहाँ पर आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात हो रही है। आपने यहाँ पर नीचे देखा किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लैंड रिफॉर्म्स की। तो बेसिकली यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपके सामने है कि यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही था जिसका यहाँ पर करेक्टली
मैच था और ये है यहाँ पर ट्रिक। इस ट्रिक को यहाँ पर ध्यान रख लेना, सारे के सारे 12 स्केड्यूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब एक सवाल इन लोगों ने पूछा है आप लोगों से, काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, काफ़ी लोग सोचेंगे यार ये क्या पूछ लिया था। तो देखो इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो जाननी है वो यहाँ पर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स are granted under the Criminal Procedure Identification Act 2022 extends beyond the scope of its predecessor, the Identification of Prisoners Act 1920। अब देखो इसका यहाँ पर मतलब क्या है, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले कि ये बोल रहा है कि यार ये जो प्रिजनर एक्ट 1920 था ना, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि यार एक लिमिटेड स्कोप था, है ना, एक लिमिटेड स्कोप था। उस लिमिटेड स्कोप में ये था कि यहाँ पर इसके अंदर से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट्स यहाँ पर कलेक्ट कर सकते थे। क्या कर सकते थे यहाँ पर सिर्फ कर सकते थे फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स कलेक्ट, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स कलेक्ट। अब यहाँ पर ये क्यों करते थे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो आप अरेस्ट हो जाते हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डिटेन कर दिया जाता है या अरेस्ट कर दिया जाता है या कन्विक्ट कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास वो किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बाकी चीज़ वो कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो क्या क्या कर सकते थे, फिंगरप्रिंट ले सकते थे, फुटप्रिंट ले सकते थे, ये सारी चीज़ें उनके पास अथॉरिटी थी। अब क्या हो गया है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आया है ना, इसके बाद क्या हो गया है, इनके पास कुछ और अथॉरिटीज आ चुकी हैं, ये कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं आपके साथ। अब वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये बेसिकली आपका यहाँ पर जो बायोमेट्रिक डेटा है ना, वो भी ये ले सकते हैं, ये इनके पास अथॉरिटी आ चुकी है ना। तो आपको ये वाली बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या हो गया कि एडिशन हो गया है। ये तो है ही, है ना, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट। अब इसके अंदर बायोमेट्रिक डेटा ये भी यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर एक तरीके से जैसे मानो आयरिस और रेटिना स्कैन, है ना, ये भी ये ले सकते हैं। ये भी इनके पास अथॉरिटी हो जाती है इस एक्ट के बाद। और इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपके यहाँ पर जो डीएनए सैंपल है ना, वो भी यहाँ पर ले सकते हैं, प्लस डीएनए सैंपल्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डीएनए सैंपल हो गए, ब्लड सैंपल हो गए, है ना, तो ये भी आराम से वो ले सकते हैं इस एक्ट के बाद, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बाद। और पहले यहाँ पर कौन सा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। तो इसके अंदर लिमिटेशन थी, इसके अंदर लिमिटेशन हट गई है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर जो सवाल दे रखा है वो यही दे रखा है कि यहाँ पर देखो क्या चीज यहाँ पर परमिट करी गई है। तो यही है कि परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा। अब मैंने यही बताया कि यहाँ पर जो बायोमेट्रिक और यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डेटा है, उसका यहाँ पर जो स्कोप है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। अब यहाँ पर ये जो नया एक्ट आया है इसके अंदर ये वाली चीजें भी इंक्लूडेड है ना। तो यहाँ पर यही जो है वो एक मेजर चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो इस वाली चीज को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से सवाल पूछा है। थोड़ा हाई लेवल सवाल है ना, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सवाल आप लोगों का आया है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी से। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है दैट कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, है ना। अभी आपने यहाँ पर पीछे देखा था कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर एक स्टेट के अंदर, है ना, बेसिकली यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। वो यहाँ पर कौन से आर्टिकल से यहाँ पर पूछा गया था, अभी इसी के अंदर ही आपने यहाँ पर पीछे देखा है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, है ना। आर्टिकल 356 के अंदर यहाँ पर क्या बात करी गई थी, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लग सकता है ना। प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो यहाँ पर लग सकता है इन अ स्टेट, इन अ स्टेट। यहाँ पर अभी आपने यहाँ पर पीछे बात देखी थी कि यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, ये आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल 360 जो है वो यहाँ पर किसकी बात करता है, वो करता है यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात, है ना। किसकी बात करता है, ये यहाँ पर बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात। और यहीं अगर मान लो मैं आपको कहूँ आर्टिकल 352, तो यही है जो कि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट इमरजेंसी की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो दोनों के अंदर यहाँ पर डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर क्या करता है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आई, है ना। और अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पर ये किसकी वजह से हो सकता है ना, ये हो सकता है ड्यू टू वॉर, वॉर की वजह से हो सकता है ना, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आ रहा है ना, बाहर से हमें लग रहा है ऐसा, है ना, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या कोई आर्म्ड रिबेलियन आ रही है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, कोई रिबेलियन
शुरू हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी ये इम्पोज हो सकती है। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 365 जो है वो यहाँ पर किसकी बात करता है, वो भी बेसिकली यहाँ पर यही बात करता है कि अगर मान लो कोई स्टेट होता है, वो अगर मान लो फेल हो जाता है ना, फेल हो जाता है टू कंप्लाई, है ना, किसके साथ कंप्लाई करने के अंदर, जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है, यूनियन गवर्नमेंट है उसके यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। वो यही बोलती है ना, कि स्टेट अगर यहाँ पर फेल हो जाता है टू कंप्लाई विथ द यूनियन डायरेक्शन या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन, है ना, तब यहाँ पर ये वाली जो है वो यहाँ पर लगती है ना। ये वाली चीज़ यहाँ पर जो है ये इसके अंदर बताई गई है कि ऐसा है। तो ये सारी के सारी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि इससे तो यहाँ पर सवाल अभी पीछे आया ही था। ये वाला यहाँ पर जो आर्टिकल 356 अभी आपने यहाँ पर देखा, इससे पीछे ही यहाँ पर सवाल पूछा गया है शुरू के अंदर। अब यहाँ पर देखो, आप सबको पता होगा कि यहाँ पर अगला सवाल है, इसका यहाँ पर जवाब काफियों को पता होगा कि ये बताओ इन विच ईयर वर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना। इंडिया के अंदर यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर कब इंट्रोड्यूस हुए थे, है ना, आप देख सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, है ना। तो यहाँ पर ये जो है इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर बदल गया, आप पढ़ सकते हो, है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन है वो आपने यहाँ पर सुना होगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर एक था लिबरलाइजेशन, है ना, एक था यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन और एक था यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको यहाँ पर प्रमोट किया और यही यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर की फीचर्स थे या की एस्पेक्ट्स थे यहाँ पर इस रिफॉर्म के। और बेसिकली यहाँ पर ये क्यों करना पड़ा हमें, इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम यहाँ पर फेस कर रहे थे, क्या फेस कर रहे थे हम फेस कर रहे थे बेसिकली एक तो हाई फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, ये चीज़ हमारे सामने थी। एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर बीओपी मतलब इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा था, है ना। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारी इसी तरीके से यहाँ पर देख रही थी। तो बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से सेवरी इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हो वो आ गया था, हमें हिट कर गया था, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखे हैं, है ना। तो अगर मान लो ये चीज़ ऐसी चलती रही तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, उनको भी नुकसान होगा हमें भी होगा। अब जैसा भी है यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर वहाँ का देखने को मिल रहा है, सो बहुत ही अजीब डिसीजंस है। तो वैसा ही यहाँ पर अगर इसी तरीके से हाल रहा तो यहाँ पर आगे चल के अभी आप मानकर चल सकते हो कि आगे चल के यहाँ पर रिसेशन भी आ सकता है ना। यहाँ पर जो पूरी वर्ल्ड है वहाँ पर रिसेशन की भी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर फेस हो सकती है। तो सेम यहाँ पर क्या हुआ था कि 1991 के अंदर ये रिफॉर्म्स करने पड़े थे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या फेस किया था, हमने यहाँ पर फेस किया था बेसिकली, है ना, कि हाई फिस्कल डेफिसिट थे, है ना। तो ये भी हमें यहाँ पर दिख रहा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करने के लिए नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, है ना। ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ये जो 1991 है ये ऐसा साल था जिसके अंदर यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर। अब देखो एक सवाल जो है वो यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर पूछा गया है, जिसके अंदर ये बोला गया कि बताओ ये वाले जो फीचर्स है ना, रिब्ड वॉल्स हो गया या यहाँ पे पॉइंटेड आर्क्स, फ्लाइंग बटरेसेस या यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास विंडोज, अब ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर किस आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अब आपको यहाँ पर इसका थोड़ा आइडिया लगाना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ तो ली, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर खुद का दिमाग लगाओगे ऑप्शन कटिंग के अंदर, तो आप यहाँ पर इसका जवाब सही से बता पाओगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ मुगल्स की, तो मुगल्स यहाँ पर जनरली क्या चीज़ें बनवाते थे, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर याद करो तो यहाँ पर या तो डोम्स होते थे, है ना, या मिनारेट्स होते थे, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। और मान लो अगर ये किसका यूज़ करके बनाते थे, तो यहाँ पर ये यूज़ करते थे बेसिकली मान लो रेड सैंडस्टोन हो गया, है ना, ये इनका यूज़ करते थे, है ना। नहीं तो ये मार्बल्स का यूज़ करते थे, जैसे हम देखते हैं, है ना। वैसे उन लोगों ने यहाँ पर ताजमहल जैसे बनवाया। तो आपको ये तो समझ आ गया कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये मुगलों ने तो यहाँ पर ऐसा यूज़ नहीं किया था अपने आर्किटेक्चर के अंदर, तो ये मुगल्स तो नहीं हो सकता, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर डिकैन आर्किटेक्चर। अब ये आपको पता है नाम से ही कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, साउदर्न इंडिया की, इसकी बात हो रही है साउदर्न इंडिया की, और आपको पता है कि वहां पर भी ये सारा आर्किटेक्चर आपको नहीं देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर इंडो इस्लामिक, है ना, तो ये यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाता है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है एक तरीके से यहाँ पर स्टाइल को कंबाइन कर रहा है, पर्शियन और सेंट्रल एशियन यहाँ पर जो स्टाइल होती है
है ना, उसको ये कंबाइन करना है ना, वो भी इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर ये भी इसका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर नहीं है सही जवाब। इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर गॉथिक, गॉथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, उसी के अंदर ही आपको यहाँ पर ये रिब्ड वॉल्स, पॉइंटेड आर्क्स और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेन ग्लास विंडोज, है ना, आपको इस तरीके से यहाँ पर चीजें कुछ देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर गॉथिक आर्किटेक्चर। मानते हो थोड़ा हार्ड सवाल पूछा है इन्होंने, लेकिन ये आपके स्टेनोग्राफर के अंदर आया है। अब अगला सवाल यहाँ पर देखिए, डर मत जाना। ठीक है, अगला सवाल भी यहाँ पर ठीक ठीक है, पूछा है आप लोगों से कि यहाँ पर यूरोपियन यहाँ पर जो सिस्टम है उसके बारे में बताओ, है ना, क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो उल्पिन सिस्टम है ना, वो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है। यू से होता है यहाँ पर यूनिक, एल से होता है यहाँ पर लैंड, यहाँ पर ये पी से होता है पार्सल, आई से होता है आइडेंटिफिकेशन और एन से होता है नंबर। ऐसे कर कर ये बनता है उल्पिन। अब देखो उल्पिन सिस्टम यहाँ पर जो है आपके सामने, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर जो लैंड है ना आपका, उसको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है 14 डिजिट का। ठीक है, यहाँ पर देखो यूनिक 14 डिजिट आईडी फॉर ईच लैंड पार्सल इज गिवन। ठीक है, अब ये यहाँ पर इन लोगों ने एक नया सिस्टम निकाला है ना। अब इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली यहाँ पर क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर नंबर देता है ईच लैंड पार्सल को। और क्या करता है यहाँ पर बेसिकली ये कि ये एक तरीके से यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो जमीन होती है ना, उसका ये आधार कार्ड है। आप इसको यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है इट्स लाइक एन, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इट्स लाइक एन आधार ऑफ लैंड। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर क्या क्या 4 पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पर समझने हैं कि यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उस अकॉर्डिंग आपको उसका जवाब देना था। तो देखो ये तो आपको समझ आया कि यहाँ पर जो उल्पिन है, यहाँ पर ये एक यूनिक आईडी होती है हर एक लैंड पार्सल की। ये तो आपको समझ आ गई बात है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने जो आपको बताई कि यहाँ पर ये 14 डिजिट का होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फोटो के अंदर दे रखा है 14 डिजिट का होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, तो ये भी सही है। अगला है कि यहाँ पर एक तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो लैंड की ओनरशिप है और यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं अगर हमें ये पता है कि लैंड की ओनरशिप किसके पास है, तो है ना, कोई लफड़े होंगे ही नहीं। तो ये वाली चीज भी आपको समझ आ जाती है कि हाँ इसी के अंदर ये मदद करेगा। कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना था। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो ये ऐसा कुछ लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो क्या वो ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं ये सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए हो सकता है, रूरल के लिए नहीं होगा? आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं होगा, तो ये दोनों के लिए होगा, है ना। तो ये जो है ना, ये नॉट फॉर रूरल लैंड, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, इट इज फॉर बोथ, है ना, ये दोनों के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये अर्बन एरियाज के लिए भी है ना, और ये रूरल एरियाज के लिए भी है। ठीक है, ये रूरल एरियाज के लिए भी है। तो ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि नहीं रूरल एरियाज के लिए नहीं है, मतलब ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ शहरी इलाकों के लिए है। ऐसा नहीं है, ये दोनों एरियाज के लिए है, ULPIN। तो इस वजह से यहाँ पर जो 1 2 3 है ये यहाँ पर सही हो जाते हैं, और यही ऑप्शन यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है। तो यहाँ पर काफी बढ़िया यहाँ पर चीज पूछी है, आपको ये पता होनी चाहिए। अब अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर, कि ये बताओ कि या तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, या ये बताओ कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या ये नहीं है, या नेशनल कमीशन फार्मर्स नहीं है, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं है ना, कौन सी इनमें से नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है। जैसे अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि अगर मान लो कोई भी बॉडी यहाँ पर बन रही है ना, कैसे बन रही है, कैसे एस्टेब्लिश हो रही है ना, वो एस्टेब्लिश हो रही है ना, एस्टेब्लिश हो रही है बाय अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू अगर यहाँ पर कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश हो रही है, तो उसको मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एक स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि अगर मान लो कोई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, तो यहाँ पर वो कैसे बनेगी, वो बनेगी थ्रू अ रिजोल्यूशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना। अगर आपका यहाँ पर ये मानकर चलो कोई पर्टिकुलरली जो एक्ट है ना, उसके थ्रू यहाँ पर उसको पावर मिल रही है ना, या अथॉरिटी मिल रही है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो स्केड्यूल ट्राइब्स की यहाँ पर नेशनल कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी है। अब यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स है ना, ये बनाई गई है थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। ये यहाँ पर एक तरीके से बनाई गई है ना। और कैसे बनी थी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक कमीशन इन लोगों ने यहाँ पर गठित की थी, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं स्वामीनाथन कमीशन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या घटित की थी, इन्होंने घटित की थी यहाँ पर स्वामीनाथन कमीशन। तो इसके थ्रू यहाँ पर ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, ये यहाँ पर फाइनली बनाई गई, है ना। और बेसिकली यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जो बॉडी है, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे, हम इसको यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, मतलब NCF। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो MCQ सीरीज़ है जो अभी आपने यहाँ पर देखी, इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी टॉपिक्स को अगर आप यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो, जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो SSC MTS 2025 जी के क्रैश कोर्स के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर हमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम आपको यहाँ पर कराएंगे, है ना। ये एक तरीके से यहाँ पर एक रिविजन बैच होगा, जिसके अंदर सारे के सारे यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लग रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। डिटेल यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये वाला यहाँ पर बैच हमने यहाँ पर शुरू किया है, तो जो भी इसके अंदर एनरोल होना चाहता है वो हो सकता है। इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर एक तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको इसके अंदर प्रिंटेबल PDFs भी मिलेगी, जो आराम से आप प्रिंट निकाल कर इसकी जो तैयारी है वो कर सकते हो, आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। साथ साथ आपको यहाँ पर जो क्लास नोट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो क्विजेज हैं, जो हम यहाँ पर आपको टॉपिक्स कवर कराएंगे, उनकी हम यहाँ पर क्विजेज भी कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। जो नया पैटर्न है ना, जो आप यहाँ पर देख रहे हो स्टेटमेंट बेस, है ना, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर आपको क्विजेज कराते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप हमसे 1-on-1, है ना, व्हाट्सएप कन्वर्जेशन कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझनी है, तो आप यहाँ पर हमसे बात कर सकते हो। कोई भी अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है या कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। इतना ही नहीं है, आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स भी मिलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मान लो कोई भी यहाँ पर क्विज डाली गई है, कोई भी यहाँ पर लेक्चर डाला गया है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। तो हमारा ये रहता है कि हम यहाँ पर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हैं। डेली का लगभग एक लेक्चर रहता है, और उसके बाद अगले दिन आपको यहाँ पर एक क्विजेज यहाँ पर उसको स्टेटमेंट बेस यहाँ पर दी जाती हैं, और आपके यहाँ पर जो प्रिंटेबल PDFs है वो प्रोवाइड करी जाती है, आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर डिटेल के अंदर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका जो स्कोर है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आपको ये MCQ सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड बाय हाइपिंग दिस वीडियो। और जैसे ही अगर आप यहाँ पर हाइप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा, आपको इसके ऊपर बस क्लिक करना है। और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जो MCQ सीरीज़ है यहाँ पर लाते रहेंगे, है ना। डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर कैसा पसंद आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप ज़रूर से यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और हाइप का बटन दबा देना। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स हैं सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। सारा का सारा यहाँ पर जो भी हम करते हैं एक तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और पहले भी हम यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर चीज़ें निकाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं, वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।